नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हर काम करने वाले और रिटायर हो चुके इंसान की जेब से जुड़ा है। बात हो रही है 2026 में ईपीएफओ के अंदर होने वाले बड़े बदलावों की। और यकीन मानिए, ये कोई छोटे-मोटे अपडेट्स नहीं है। ये पुराने उलझे हुए सिस्टम को आसान बनाने और लोगों की अपने ही पैसों तक पहुंच को एकदम सरल करने की एक बहुत बड़ी पहल है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये नया डिजिटल दौर कैसा होने वाला है। तो आज की इस चर्चा में हम किन बातों पर फोकस करेंगे? सबसे पहले 2026 का ईपीएफओ बदलाव, उसके बाद नया यूनिफाइड फॉर्म 121। फिर हम देखेंगे कि पुराने पीएफ अकाउंट्स को कैसे खोजा जाएगा। चौथा पॉइंट होगा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर। और आखिर में बात करेंगे आगे की डिजिटल राह के बारे में। पहला हिस्सा 2026 का ईपीएफओ बदलाव। देखिए, ये जो बदलाव हो रहे हैं, इनका एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ ने कंप्लायंस को आसान बनाने और एक्सेस को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये बिल्कुल इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लागू होने के वक्त पर ही हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि सरकार चाहती है कि सैलरीड कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को टैक्स छूट क्लेम करते वक्त या फंड निकालते वक्त जो बेवजह की परेशानियां आती थी, उन्हें जड़ से खत्म किया जाए। दूसरा हिस्सा नया एकीकृत यानी यूनिफाइड फॉर्म 121 पेश करना। अब जरा पुराने सिस्टम को याद कीजिए। वो पूरी तरह से उम्र पर आधारित था, है ना? अगर उम्र 60 साल से कम है तो फॉर्म 15G भरना पड़ता था, और अगर सीनियर सिटीजन है तो फॉर्म 15H। ये दो अलग अलग फॉर्म्स हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते थे। लेकिन अब 1 अप्रैल से प्रभावी रूप से एक नया सिस्टम आ गया है। इन दोनों पुराने फॉर्म्स को हटाकर सिर्फ एक अकेला एकीकृत फॉर्म 121 लाया गया है। मतलब अब उम्र का कोई झंझट नहीं, बस एक ही फॉर्म सबका काम आसान कर देगा। तो आखिर ये नया फॉर्म 1211 काम कैसे करता है? असल में ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। होता क्या है कि जब कोई अपना पीएफ निकालता है या उस पर ब्याज और डिविडेंड कमाता है तो उस पर टीडीएस कटने का डर रहता है। इस नए फॉर्म को भरकर एक तरह से ये डिक्लेयर किया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष में टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो कृपया टीडीएस न काटा जाए। 13 अप्रैल को एक ऑफिशियल सर्कुलर ने पुराने सिस्टम को बिल्कुल अलविदा कह दिया है। वाकई ये काफी स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली कदम है। तीसरा हिस्सा पुराने पीएफ खातों की खोज। जॉब चेंज करते वक्त एक आम परेशानी क्या होती है? यही कि पुरानी कंपनी का पीएफ अकाउंट कहीं पीछे छूट जाता है। यूएएन से लिंक ना होने के कारण वो पैसा सालों तक वैसे ही पड़ा रहता है, बिल्कुल किसी भूले बिसरे खजाने की तरह। और सबसे बड़ी आफत तो तब आती है जब उस पैसे को निकालने के लिए 10 साल पुराने एम्प्लॉयर के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना उस पुरानी कंपनी की मिन्नतें किए ये भूला हुआ पैसा आखिर वापस लाया कैसे जाए? और यहीं पर एंट्री होती है ईपीएफओ के नए रेस्क्यू मिशन की, जिसका नाम है ई प्राप्ति। इसका नाम ही काफी कुछ बयां कर देता है। ये एक नया प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका एक ही मकसद है, उन निष्क्रिय या सोए हुए पीएफ खातों को ढूंढ निकालना और उन्हें मौजूदा खाते से लिंक करना। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस पूरी तरह से आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन पर चलेगा। अब ये काम कैसे करेगा? शुरुआती चरण में ये बस 3 आसान स्टेप्स में पूरा होगा। पहले स्टेप में पुरानी मेंबर आईडी डालनी होगी, दूसरे स्टेप में सिस्टम इसको आधार के जरिए वेरीफाई करेगा, और तीसरे स्टेप में वो पुराना खाता सीधे करंट यूएएन से लिंक हो जाएगा, वो भी पुरानी कंपनी को बिना एक भी फोन कॉल किए। और हाँ, आगे चलकर इसमें ऐसे अपडेट्स भी आने वाले हैं उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी पुरानी मेंबर आईडी तक याद नहीं है। सच में ये पूरे सिस्टम को बदल के रख देगा। चौथा हिस्सा न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव। चलिए अब थोड़ा ईपीएस 95 की बात करते हैं। अगर अभी के हालात और जो मांगे हो रही हैं उन्हें देखें तो एक काफी बड़ा अंतर दिखता है। आज की तारीख में न्यूनतम पेंशन मिलती है सिर्फ 1,000 रुपये महीना। वहीं श्रमिक संघों की डिमांड है कि इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाए। उनका तर्क बहुत ही सीधा और आम जिंदगी से जुड़ा है कि आज की महंगाई में 1,000 रुपये में बुनियादी जीवन यापन करना लगभग नामुमकिन है। इन दोनों आंकड़ों के बीच का ये जो बड़ा गैप है ना, वही बताता है कि ये मुद्दा इतना सेंसिटिव क्यों बना हुआ है। इस पूरी बहस को समझने के लिए थोड़ा फाइनेंशियल साइड पर नजर डालते हैं।
950 करोड़ रुपए, ये वो अमाउंट है जो केंद्र सरकार हर साल अपनी तरफ से डालती है, सिर्फ इसलिए ताकि सब्सक्राइबर्स को वो 1000 रुपए वाली न्यूनतम पेंशन दी जा सके। जरा सोचिए, जब इस वक्त हर साल इतना बड़ा अमाउंट खर्च होला है, तो अगर न्यूनतम पेंशन को 1000 से सीधा 7500 रुपए किया गया तो सरकारी खजाने पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और यही एक वजह है कि इस विषय पर इतनी गहरी चर्चा हो रही है। तो अभी इस प्रस्ताव का स्टेटस क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में इस पर काफी सकारात्मक बातचीत चल रही है। इसे संस्थागत समर्थन भी मिला है, क्योंकि एक संसदीय समिति ने भी रिटायरमेंट के बाद की सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस बढ़ोतरी की सिफारिश की है। लेकिन निष्पक्ष रूप से यहाँ एक चीज बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई फाइनल आधिकारिक अधिसूचना या फैसला सामने नहीं आया है। चर्चाएं चल रही हैं और अभी फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। पांचवा और आखिरी हिस्सा, आगे की डिजिटल राह। अगर इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। 2026 के ये बदलाव भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का रूप रंग बदल रहे हैं। टैक्स छूट के लिए 2 फॉर्म्स को हटाकर एक सिंगल फॉर्म 1221 लाना हो, ई प्राप्ति पोर्टल के जरिए पुराने पैसों को डिजिटल रूप से ट्रैक करना हो, या फिर पेंशन सुधारों पर चल रही महत्वपूर्ण बातचीत हो। इन सबका आखिरी मकसद यही है कि सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी, कंसोलिडेटेड और सबसे जरूरी बात, लोगों के हिसाब से आसान बनाया जाए। जाते जाते एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जैसे जैसे दशकों पुराने फाइलों में दबे ये सिस्टम अब पूरी तरह से डिजिटल हो रहे हैं, जहां अपने ही पैसों पर पूरा नियंत्रण वापस मिल रहा है, तो ये अभूतपूर्व पहुंच आने वाली पीढ़ी के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग का पूरा तरीका किस तरह से बदल कर रख देगी। ये सच में सोचने वाली बात है, और इन पॉलिसी अपडेट्स पर नजर बनाए रखना हम सब के लिए काफी जरूरी होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।